जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में होंगे और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से जारी रखे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो नंबर 24 ला चुका हूं मैं। यहाँ पे इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है। पचासों पचासों क्वेश्चन यहीं पे अभी डिस्कस किए जाएंगे, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो लंबा लग सकता है। लेकिन यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को निर्णायक रूप से कौन से युद्ध में हराया था। इसका राइट आंसर बताएंगे शेरशाह सूरी ने जो है कि हुमायूं को कौन से युद्ध में निर्णायक रूप से हराया था, मतलब पूरी तरह से हरा दिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएं। आप फटाफट फास्ट तरीके से थोड़ा सा चलेंगे क्योंकि यहाँ पे पचासों पचासों क्वेश्चन यहाँ पे एक ही पार्ट में हम अभी कवर करने वाले हैं। यहाँ पे कोई दो पार्ट नहीं बनाया जाएगा, इसलिए एक पार्ट के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। थोड़ा सा फास्ट तरीके से करेंगे और अच्छे तरीके से अपने टारगेट को अचीव करेंगे। इसी जो हमारा ये सीरीज है इसमें 24 नंबर वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं लाया जाएगा। वो 23वां का यदि आपने नहीं देखा होगा पार्ट 1 पार्ट 2 तो आप जरूर जाके देखेंगे। वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। वहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से युद्ध में हारा था। तो दोस्त ऑप्शन नंबर सी, चौसा के युद्ध में। याद रखेंगे चौसा के युद्ध में। ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट किया जाएगा, फटाफट क्वेश्चन को लगाते हुए एकदम लास्ट क्वेश्चन तक चला जाएगा और आप इसी तरह से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसका राइट आंसर बताएंगे कि वैकोम सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह का पहले बताइए कि कौन कौन से लोगों ने नाम सुना है। वैकोम सत्याग्रह क्या था दोस्त बताएंगे वैकोम सत्याग्रह क्या था और कब स्टार्ट हुआ था। तो वैकोम सत्याग्रह क्या था दोस्त, तो छुआछूत के विरोध में। दोस्त याद रखेंगे छुआछूत अनटचेबिलिटी के विरोध में जो है कि स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था, तो 1924 में स्टार्ट किया गया था। इस चीज को याद रखेंगे। अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में है दोस्त, यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। अनटचेबिलिटी कौन से भाग में है, संविधान के कौन से भाग में है, भाग बताएंगे भाग कौन सा है। और यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, ठीक है दोस्त। ये दोनों चीज बताएंगे। तो आर्टिकल नंबर याद रखेंगे 17 और भाग कौन सा है, तो तीसरा है, ठीक है। भाग कौन सा है दोस्त, तो तीसरा है, ठीक है। तीसरा, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। इसका राइट आंसर बताएंगे कि अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों इसी तरह डिटेल में पढ़ते चलेंगे सभी को, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे तरीके से, जिससे कि आपका अच्छे तरीके से पूरा का पूरा रिवीजन भी हो सके। तो आशा करता हूँ आप लोग पूरा देखेंगे। आप लोग यहाँ पे गद्दारी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो भी गद्दारी करेगा अपने वर्दी के साथ गद्दारी करेगा, मेरे साथ तो नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पे मेरे साथ भी हो सकता है क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, तो हमारे साथ भी हो सकता है क्योंकि रेवेन्यू नहीं बनेगा, सीधी बात है। यहाँ पे इसका बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर की अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्त बताएंगे अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यही बताएंगे। अनुशीलन समिति के बारे में जानते हैं दोस्त, को अनुशीलन समिति क्या थी। तो दोस्त अनुशीलन समिति के बारे में तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देना चाहता हूँ मैं कि ये क्या थी। तो बंगाल में क्रांतिकारियों का संगठन बनाया गया था ना, उसे अनुशीलन समिति कहा गया था। याद रखेंगे बंगाल में जो क्रांतिकारियों का संगठन बनाया गया था उसे अनुशीलन समिति कहा गया था। आप इस चीज को याद रखेंगे। कब इसका स्थापना हुआ था, तो 1902 में हुआ था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने। इसका राइट आंसर बताएंगे सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, बताएंगे दोस्तों। देख ही रहेंगे दोस्तों, आप चैनल पे आए हैं तो यहाँ पे वीडियो को देख रहे होंगे। यदि यहाँ तक देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन डाला गया है यहाँ पे। और सारे के सारे जो हमारे पीछे के भी प्रैक्टिस सेट रहे हैं, पीछे के वीडियो हैं, वो जाके देखेंगे तो सारा का सारा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन डाला गया है जो कि आपके एग्जाम में आता है। हमारे चैनल पे कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है और कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम में न बने। सारा का सारा वीडियो ऐसा है जो कि आपके एग्जाम में एक नंबर दे के ही जाने वाला है। ऐसा कोई नहीं है कि जो फालतू वीडियो बना हो। यहाँ पे सारा का सारा किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं, कोई ऐड नहीं, सीधा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही बात होती है और हमेशा होती रहेगी। ना कभी पैसा लगेगा ना अभी अभी लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर यदि आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप में रोजाना 9 बजे शाम को, 9 बजे शाम को, 9 बजे से 10 बजे तक हमारे क्विज चलता है, क्विज कंपटीशन यहाँ पे चलता है, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर बन जाती है। आप चाहें तो वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही होगी वो कमेंट करेंगे, हम वहाँ पे आपका रिप्लाई जरूर देंगे क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। इसका राइट आंसर बताएंगे सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था दोस्त, सिमुक थे, तो याद रखेंगे सिमुक, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, इसका राइट आंसर बताएंगे कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था। झेलम नदी जो थी उसका प्राचीन नाम बताएंगे दोस्त। जो झेलम नदी बहती है उसका प्राचीन नाम क्या था, मतलब पुराने जमाने में उसे क्या कहा जाता था। याद रखेंगे पुराने जमाने में मतलब उसका प्राचीन नाम वितास था, याद क्या था, वितास था, याद रखेंगे वितास था, ठीक है दोस्त, याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएंगे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या था दोस्त, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या था। इसका राइट आंसर बताएंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या था या क्या है पूछता है वैसे तो एग्जाम में, क्या था नहीं क्या है, ठीक है। तो दोस्त विटामिन ई का जो है ना रासायनिक नाम हमारा टोकोफेराल है, याद रखेंगे टोकोफेराल है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा के रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछता है टोकोफेरॉल का, ऐसे भी पूछता है कि टोकोफेरॉल जो है कि कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो इस चीज को नोट करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि विद्युत परिपथ में एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर का सिंबल क्या होता है, ए, ठीक है, याद रखेंगे ए मतलब एम्पियर। एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है इसको बताएंगे। तो दोस्तों जो एमीटर होता है ना, एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे, कोई दोस्त जानता है एमीटर क्या होता है। दोस्त जो एमीटर होता है ना वो धारा नापने के लिए जोड़ा जाता है सीरीज में, याद रखेंगे सीरीज में जो है कि धारा नापने के लिए ही जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम है सीरीज, ठीक है। इस प्रकार जोड़ा जाता है, और किस लिए जोड़ा जाता है तो इस चीज को याद रखेंगे, धारा को मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताएं कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ क्वेश्चन, या तो चलिए चलिए मैं बता देता हूँ कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्त खोज किसने किया था वो अलग क्वेश्चन है, सिद्धांत किसने दिया था ये अलग क्वेश्चन है। दोस्त सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही जो कोशिका का सिद्धांत दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है कि टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित, किस क्षेत्र में दिया जाता है बताएंगे। टायलर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो हमारा टायलर पुरस्कार है ना दोस्त, तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। याद रखें ये पर्यावरण को इसे नोबल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पर्यावरण का नोबल भी कहा जाता है, इस चीज को नोट करके रखेंगे, नोबल, पर्यावरण का नोबल कहा जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में इसे नोबल पुरस्कार कहा जाता है, टायलर पुरस्कार को, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन, यदि 50 क्वेश्चन तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वीडियो तो मतलब एक नंबर की बनी है। यदि आप इसको सपोर्ट करते हैं तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी 100% श्योर है कि बहुत अच्छी बनने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि भारत का पहला सोलर पावर्ड एटीएम कौन से बैंक ने शुरू किया था। पहला सोलर पावर्ड एटीएम जो है कि कौन से बैंक ने शुरू किया है। तो दोस्त याद रखेंगे सोलर पावर्ड पहला बैंक जो है कि त्रिपुरा के ग्रामीण बैंक ने शुरू किया है, याद रखेंगे त्रिपुरा के ग्रामीण बैंक ने। बहुत लोगों ने यहाँ पे एसबीआई क्वेश्चन लगाया था, मैंने यदि ये ग्रुप में दिया था एक बारी, तो उसका बहुत लोगों ने एसबीआई आंसर लगाया था। दोस्त ये याद रखेंगे, इसका राइट आंसर है त्रिपुरा का ग्रामीण बैंक, ठीक है। त्रिपुरा के ग्रामीण बैंक ने स्टार्ट किया है सोलर पावर्ड एटीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है। बताएं कौन सा राज्य जो है कि भारतीय मानक रेखा पर स्थित नहीं है। दोस्तों जब भी आप भारत का मैप देखे होंगे तो वहां पे दो रेखाएं दिखी दिखी होंगी, ठीक है दोस्त। तो एक तो कर्क रेखा है, और एक ये जो खड़ी रेखा है ये मानक रेखा होती है, ठीक है। जो ये खड़ी रेखा है ये मानक रेखा होती है, तो यही इसी को पूछ रहा है कौन से राज्य से अगर नहीं गुजरती है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाने वाला है अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों राज्य से होकर गुजरती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है दोस्त, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा ये सारे राज्य से होकर गुजरती है, और दो राज्य और हैं जिसमें 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ऐसे काउंट किया जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और एक और चीज बताएंगे कि जो भारतीय मानक रेखा है वो कितनी डिग्री पर गुजरती है, आप बताएंगे कितने डिग्री पर गुजरती है, डिग्री आप बताएंगे कितने डिग्री पर गुजरती है, ठीक है, कितने डिग्री पर गुजरती है, आप ये चीज बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन हम नहीं आएगा तो हम बता देंगे, नहीं आएगा तो लास्ट में हम जरूर इसको डिस्कस करेंगे। आप कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पणजी किस द्वीप पर स्थित है। पणजी जो है ना कौन से द्वीप पर स्थित है, इसको बताएंगे किस। देखते हैं किसने कितनी पढ़ाई करी है जो कि बता पाएगा कि पणजी जो है कौन से द्वीप पर स्थित है। देखते हैं किसने कौन बता पाता है कमेंट करके। आपके कमेंट का हम वेट करेंगे, जल्द से बताइए कमेंट करके कि पणजी जो है हमारा कौन से द्वीप पर जो है कि स्थित है। पणजी तो सबको पता होगा किसकी राजधानी है, तो गोवा की राजधानी है, याद रखेंगे पणजी हमारी गोवा की राजधानी है। पणजी जो है किसकी राजधानी है, तो गोवा की है, ठीक है, गोवा की है, ठीक है। दोस्तों अभी तक कमेंट आया नहीं तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिसवाड़ी महाद्वीप। याद रखेंगे तिसवाड़ी महाद्वीप पर जो है कि हमारा पणजी स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, वैसे दिखता कहाँ पे है, भारत में दिखता है ना पणजी, भारत में दिखता है, भारत के मैप में दिखता है यहाँ पे, लेकिन किस महाद्वीप यदि पूछ दे, यदि द्वीप पूछ दे तो तो तिसवाड़ी द्वीप पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 को बताएंगे विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है। बताएंगे विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है दोस्त, तो नर्मदा नदी बहती है। याद रखेंगे नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है। अब आप बताएंगे कि विंध्य जो है कि विंध्य पर्वत कौन से राज्य में फैला हुआ है, किस राज्य में ज्यादा फैला हुआ है, इसको आप कमेंट कर पाएंगे तो कमेंट कीजिए। इसको बताइए कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है। अरब सागर की रानी जो है कि कौन से बंदरगाह को कहा जाता है। तो जो हमारा अरब सागर की रानी है वो कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। अभी नया एक बन रहा है तो बनने के बाद उसे अपडेट किया जाएगा। कोच्चि बंदरगाह, यहाँ पे भी इस चीज को याद रखेंगे, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को। वहां से बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा लगभग व्यापार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि किस पहाड़ी निम्न में से कौन सी पहाड़ी ओडिशा में स्थित नहीं है। पूछ रहा है ओडिशा में स्थित नहीं है कौन सी पहाड़ी है दोस्तों यार। तो चार ऑप्शन आपके सामने, इसको बताएंगे ओडिशा में कौन सी पहाड़ी जो कि स्थित नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है, इसको राइट आंसर यहाँ पे मार्क करके रखेंगे नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं लास्ट में जाके नहीं लगा देगा आप सही वाला लगा के चले आएंगे, आप गलती हो सकता है। इसको बताएंगे कौन सा है, कि कौन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी ओडिशा में स्थित नहीं है। कौन सी पहाड़ी है दोस्त जो ओडिशा में स्थित नहीं है, तो गजपत, गजपत पहाड़ी जो है ओडिशा में स्थित नहीं है। ये कहाँ पे स्थित है, ये बताएंगे दोस्त कौन। देखते हैं कौन दोस्त बताता है गजपत पहाड़ी कौन से राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, इस चीज को देखते हैं कौन बताता है। तो देखते हैं, अभी तक नहीं क्वेश्चन का आंसर दे पाए होंगे तो याद रखेंगे गजपत कोई पहाड़ी नहीं है। इस चीज को याद रखेंगे, गजपत जो है ना ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये जिला है। इस चीज को जरूर याद रखें, गजपत जो हमारा कोई पहाड़ी नहीं है, कोई भी पहाड़ी जी ये नहीं है, ये क्या है, जिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे ये द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रथम प्राप्त करता है, मतलब द्रोणा पूछ रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कि वो पहली बार किसे मिला था, किसे दिया गया था, इस चीज को बताएंगे। जो हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना सबसे पहले किसे दिया गया था, तो भालचंद भास्कर, याद रखेंगे भालचंद भास्कर। ये बताएंगे कौन से खेल से संबंधित है ये, इसको बताएंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कि सबसे पहले दिया गया था भालचंद भास्कर को, तो ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है इसको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि फीजा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। फीजा लोक नृत्य जो है कि कौन से राज्य से संबंधित है, इसको बताएंगे आप। फीजा लोक नृत्य जो है कौन से राज्य से संबंधित है। पिज्जा जो लोक नृत्य है ना हमारा जम्मू कश्मीर से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट स्पीड बढ़ा के, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टाइम आपका नहीं लिया जाएगा, हमने पहले ही बता दिया है। इसको बताएंगे कि निम्न में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी नहीं गई है। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है रहा कि नहीं लिखी गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई, इसका मतलब तीनों का तीनों लिखा गया होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो नहीं लिखा गया होगा। कौन सा पुस्तक है दोस्त, तो पथवे टू गॉड,
पथवे टू गॉड जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बताएंगे दोस्त कौन सा है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्त। तो बैडमिंटन है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की निकान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। निकान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहा होगा तो आप वो यहाँ पे यदि 1x पे देख रहे हैं तो माइनस पे कर देंगे, 0.5 पे देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। स्पीड बढ़ रहा होगा तो यहाँ पे स्पीड घटा भी सकते हैं, या वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। इसको बताएंगे कि निकान गोल्ड कप जो है कि किस खेल से संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है निकान गोल्ड कप। तो निकान गोल्ड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, सारा का सारा यहाँ पे मिलेगा, सब कुछ मिक्स मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को रोजाना सेशन से जुड़ी यहाँ पे हमारे 24 है, एक और बस एक और सेशन यहाँ पे डाला जाएगा इस पार्ट का। इसके बाद से सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन आने लगेंगे। यहाँ पे आपको मिक्स में क्या क्या मिलेगा आपको बता दे रहा हूँ कि मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, यहाँ पे जीके जीएस भी, सारा का सारा करंट अफेयर सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे 25 सेशन तक जाएगा ये, यहाँ पे 24वां है और कल एक लास्ट सेशन होने वाला 25 का 25। ठीक है, यहाँ पे आप ये कमेंट नहीं करते हैं, आप भूल चुके हैं कि 50 में से आपको कितना नंबर मिला है, आप जरूर कमेंट करके बताया कीजिए। 50 में से आपको कितना नंबर मिला है, ये चीज आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताएं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं दोस्त, तो 79 जो सीट है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। भारत में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री दोस्त कौन थी और किस प्रदेश की थी। तो दोस्त पहली दलित महिला मुख्यमंत्री हमारी बहन मायावती जी थी। ठीक है, किस पार्टी से हैं, तो बीएसपी से हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत की पहली संप्रभु एआई पार्क दोस्त, यहाँ पे एआई पार्क, संप्रभु एआई पार्क किस राज्य में स्थापित हो रहा है। एकदम करंट अफेयर से है दोस्त, यहाँ पे करंट अफेयर से है ये क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आ सकता है जीडी में भी आ सकता है, यूपी पुलिस में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। यहाँ पे आपको नीचे आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, ये वीडियो चल रहा है, वो कहाँ कहाँ काम में आने वाला है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, होम गार्ड, यूपीएसआई, सारे के सारे एग्जाम में जो है कि काम में आने वाला है। इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 का राइट आंसर कौन बता रहा है, यहाँ पे किसने यहाँ पे पढ़ाई किया है दोस्त, ये तो तेलंगाना हो जाएगा इसका राइट आंसर। एआई पार्क कहाँ पे स्थित हो रहा है, तो तेलंगाना में स्थित हो रहा है। कहाँ पे बन रहा है, तेलंगाना में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि भारत में अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में। अनुसूचित जातियों का वर्णन जो है कि कौन से अनुच्छेद में है, इसका राइट आंसर बताएंगे। भारत में अनुसूचित जातियों का वर्णन जो है ना, कौन से अनुच्छेद में है, तो 342 में है, याद रखें 342 में है अनुसूचित जातियों का वर्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा यहाँ पे आ गया। विटामिन ई की कमी से कौन सी समस्या हो जाती है, बताएंगे विटामिन ई की कमी से कौन सी समस्या होती है दोस्त। तो बांझपन होता है, याद रखेंगे, ये बहुत ही गंभीर समस्या है बांझपन। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होता है ये, याद रखेंगे। और आंखों के नीचे सर्कल बन जाते हैं, ब्लैक ब्लैक सर्कल बन जाते हैं, वो भी किसी कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई आंखों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारा कि रतौंधी जो है कि कौन सी विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी जो है कौन सी विटामिन की कमी से होता है, आप यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताएंगे, कमेंट में इसका रिप्लाई देंगे जरूर से जरूर। ठीक है दोस्त, भूलेंगे नहीं, यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाए रहे, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल तो हो गया, 25 क्वेश्चन हो गया, 25 क्वेश्चन और आपके बाकी हैं। और जिन्होंने यहाँ पे यहाँ तक देखने के बाद भी वीडियो लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इतने लोगों ने पसंद किया है, इतने लोगों ने वीडियो को देखा है, तो हमें और वीडियो बनाना चाहिए और अच्छे तरीके से। तो दोस्त आप लोग यहाँ पे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए अपना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि काबुली वाला किस विधा की रचना है। लीजिए हिंदी से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, जीडी में क्वेश्चन पूछता है, यूपी पुलिस में क्वेश्चन ऐसा पूछता है, तो आप कभी भी क्वेश्चन हमारा देखेंगे तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन सब कुछ यहीं से मिल जाना है, और आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। का लिखा है कि काबुली वाला किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है जो काबुली वाला है दोस्त। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 विधा दिया गया है, इसका राइट आंसर बताइए।
कौन सी विधा का है? तो कहानी है, याद रखें, काबुली वाला एक कहानी है, ठीक है। कविता उपन्यास ये सब नहीं है, कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि हमारा भारत का पहला फ्लोटिंग एटीएम किस बैंक ने शुरू किया? लीजिए, ये भी करंट का क्वेश्चन आ गया हमारा, एकदम करंट का क्वेश्चन है ये, कि भारत का पहला फ्लोटिंग एटीएम किस बैंक ने शुरू किया है? फ्लोटिंग एटीएम मतलब तैरता हुआ एटीएम, तो हमारा एसबीआई ने शुरू किया है, ठीक है। याद रखेंगे। सोलर एटीएम किसने शुरू किया है? तो त्रिपुरा का ग्रामीण बैंक। और यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फ्लोटिंग एटीएम मतलब तैरता हुआ एटीएम किसने स्टार्ट किया है? तो एसबीआई ने स्टार्ट किया। कहाँ पे स्टार्ट किया है, किस स्टेट में स्टार्ट किया है, इसको बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तब तक क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे है कि भारतीय मानक समझ से समय किस देशांतर पर? लीजिए, क्वेश्चन एक बार मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है क्या आपसे? दोस्तों, जिसने जिसने भी उसका रिप्लाई दिया होगा उसके उसको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने याद करके रखा था। और इसका वैसे तो राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्व, यहाँ पे पश्चिम पूर्व करके कंफ्यूज करता है कभी कभी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगभग मैंने दिया है एग्जाम एमटीएस या जीडी, जीडी में क्वेश्चन एक आया हुआ है क्वेश्चन, याद रखेंगे ये क्वेश्चन जीडी में आया हुआ है। तो दोस्त जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को याद रखेंगे और अच्छे तरीके से नोट करके भी रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। इसको स्टार मार्क लगा के रखेंगे, अपने नोटबुक में नोट करके रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने है कि लिखा है कि जिंदागढ़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है? जिंदागढ़ा पर्वत जो है कि कौन से राज्य में स्थित है? तो हमारा जो जिंदागढ़ा पर्वत है ना, वो कौन से राज्य में स्थित है दोस्त? इसका राइट आंसर बताएंगे। जिंदागढ़ा पर्वत हमारा उड़ीसा में स्थित है, याद रखेंगे कि तो कौन से राज्य में है, तो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया, किस क्षेत्र से संबंधित है? अभी इसके पहले मैंने पूछा भी था आपसे कि कौन से क्षेत्र से जो है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है, तो खेल से संबंधित है, याद रखेंगे इस चीज को। शायद मैंने हिंट भी दे दिया था उसमें कि किससे संबंधित है। यदि यहाँ पर आपने कमेंट नहीं किया होगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको कमेंट करना चाहिए, क्योंकि मैंने हिंट भी दिया था उसमें कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसको बताएंगे, टोकोफेरल किस विटामिन का नाम है? अभी बताएं आपको, विटामिन ई का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है कि विंध्य पर्वत माला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे थे मैं, इस क्वेश्चन को मैंने पूछा था पहले कि कौन से राज्य में स्थित है विंध्य पर्वत श्रृंखला विंध्य पर्वत माला। तो दोस्त कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसको बताएं कि भारत में कितने राज्य में एससी आरक्षण नहीं है? बताएंगे भारत में जो है कि कितने राज्य में एससी का आरक्षण नहीं है? तो दो दो राज्यों में जो है कि एससी का आरक्षण नहीं है। वो आप पूछेंगे कौन कौन से राज्यों में एससी का आरक्षण नहीं है, तो दोस्त याद रखेंगे जो हमारा भारत का एक छोटा सा राज्य है जिसकी राजधानी जिसकी राजधानी पणजी है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? गोवा, ठीक है। एक है गोवा और दूसरा है हमारा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी किसको याद है? बताएंगे दोस्त, नागालैंड की राजधानी कहाँ पे है? नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड की राजधानी आप बताएं कहाँ पे है दोस्त? नागालैंड की राजधानी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कहाँ पर है, आपका कमेंट का इंतजार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है कि गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? गोरा उपन्यास के जो है कि लेखक कौन है दोस्त? तो जो गोरा उपन्यास है ना, उसके लेखक यहाँ पे चार ऑप्शन में से हमारे हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है कि गोरा उपन्यास के लेखक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अमीटर किस मात्रा को नापता है? अभी कुछ देर पहले आपको बताया है एमीटर जो है कि कौन सी मात्रा को नापता है दोस्त? तो धारा को नापता है, अभी कुछ देर पहले आपको बताया हूँ, धारा को नापता है। यहाँ पे रिवीजन भी हो रहा है आपको एकदम एक साथ ही, तो आपको कैसा फील हो रहा है ये चीज भी बताएंगे, किस तरीके से कैसा फील हो रहा है इसको भी बताएंगे। और यहाँ पे 25 सीरीज होने के बाद आप इसी में से अभी से कमेंट करते रहेंगे कि आपको नेक्स्ट जो है कि सीरीज कौन से टॉपिक पे चाहिए, किस टाइप का चाहिए, कौन सी टाइप का जो है कि आपको सीरीज चाहिए, उसको आप कमेंट करते रहेंगे अभी से, जिससे कि हम अपने टेक्निकल टीम को बोलकर आपको उस तरीके का जो है कि क्वेश्चन तैयार करवा सकें, जो कि हम आप अपने हाथ से लिख कर भी देते हैं क्वेश्चन। ये तो आपको उस तरीके का क्वेश्चन जिस तरीके का आपको चाहिए, जिस तरीके के आपको क्वेश्चन लगता है कि आपके एग्जाम में आता है, तो आप जरूर कमेंट करेंगे। हम जितना हो सकता है हमसे कि हमें जितना लगता है कि एक इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो हम जरूर उस क्वेश्चन को इन्वॉल्व करते हैं।
फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का आप आंसर देते भी रहेंगे कि वितास्ता का आधुनिक नाम आपको पहले ही बता चुके हैं। वितास्ता का जो आधुनिक नाम है झेलम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 के यहाँ पे वैकोम सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित है, लीजिए। वैकोम सत्याग्रह कौन से राज्य से संबंधित है? यदि आप स्टार्टिंग से वीडियो अच्छी तरीके से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया है। वैकोम सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे केरला से संबंधित है, ठीक है। तो केरला, तमिलनाडु, इधर के जो राज्य हैं वहीं से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे भी बांग्लादेश में भी हुआ था, ठीक है। वैकोम सत्याग्रह यहाँ पे बांग्लादेश में भी हुआ था। यहाँ पे बांग्लादेश नहीं दिया है तो याद रखें केरला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यदि बांग्लादेश देता तो आपको, सॉरी बांग्लादेश कह रहा हूँ, बंगाल बंगाल यदि देता आपको तो बंगाल को आप फिर राइट आंसर मानते हो। केरला जो है कि दूसरे ऑप्शन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि आ, अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अनुशीलन समिति से पहले क्वेश्चन आया हुआ है। आप बताएंगे कि अनुशीलन अनुशीलन समिति जो है कि किससे मुख्य उद्देश्य बताएंगे तो क्रांतिकारी गतिविधियों से, याद रखें क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे सामने। कोच्चि बंदरगाह किस सागर पर स्थित है? आप बताएंगे कि कोच्चि बंदरगाह जो है कौन सा सागर पे स्थित है? तो अरब सागर की रानी कहा जाता है ना, तो वही है, अरब सागर पे ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप महाराष्ट्र में स्थित है? कौन सा द्वीप जो है कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसको बताएंगे। कौन सा द्वीप जो है कि महाराष्ट्र में स्थित है? तो सालसेट, याद रखेंगे सालसेट द्वीप। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्त यहाँ पे। 10 के 10 क्वेश्चन अभी फटाफट स्पीड में थोड़ा सा बढ़ा के स्पीड कर देंगे। लेकिन आप लोग जरूर वादा कीजिए कि इस चैनल को अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे आपको। तो यदि आपने सपोर्ट किया तो मैं आपको इतना सपोर्ट करूंगा कि आपका एग्जाम बिना किसी पैड बैच के कि कोई भी पैड बैच नहीं लेना होगा, वहां से आपका रिजल्ट 100% श्योर रहिएगा कि क्लियर होने वाला है रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट के लिए मेरे ऊपर एकदम छोड़ दीजिएगा, मैं जरूर आपको क्लियर करा के दे दूंगा। बस आपकी मेहनत होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कि किस वर्ष शुरू हुआ था? द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन से वर्ष शुरू हुआ था, इसको अभी बताया हूँ। कौन से वर्ष जो है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार स्टार्ट हुआ था, इसको बताएंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार से 3 क्वेश्चन यहाँ बन चुके हैं ना। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कि किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, तो दोस्त इसको बताएंगे। द्रोणाचार्य हमारा 1984 में स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे 1984, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आ गया, निकान गोल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ? बताएंगे यहाँ पे निकान गोल्ड कप जो है कि कौन से देश में आयोजित हुआ था? तो भारत में आयोजित हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निकान गोल्ड किससे संबंधित है अभी बताएं आपको? फुटबॉल से, ठीक है। ये भी चीज याद रखें। मायावती किस राज्य की मुख्यमंत्री थी दोस्त? तो हमारा सबसे बड़ा जो राज्य है जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, यहाँ पे याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से ही मायावती जी जो है कि मुख्यमंत्री बनी थी। ये पहली दलित मुख्यमंत्री थी, आपको ये पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। पूछ रहा है भारतीय मानक समय रेखा निम्न राज्यों से होकर गुजरती है, बताएंगे तो कौन से राज्य से होकर गुजरती है? अभी आपको ऐसे बताया था। तो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरेगी दोस्त, आपको पता होना चाहिए। तो मध्य में से ही जा रही है ना भारत के, मध्य में से ही जाती है भारत के, तो मध्य के जो भी राज्य होंगे उनसे होकर गुजरती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। पथवे लिखा है, पथवे टू गॉड के लेखक कौन है? पथवे टू गॉड के लेखक कौन है? यहाँ पे टैगोर जी तो नहीं है, यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं। तो पथवे टू गॉड के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्त? पथवे टू गॉड के जो लेखक होंगे वो हमारे महात्मा गांधी होंगे। पथवे टू गॉड के जो लेखक होंगे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे आ गया ना, कोस्का की खोज किसने की थी? उसके पहले क्या क्या था हमारा क्वेश्चन? एक कोस्का की खोज यहाँ पे आ गया, तो रॉबर्ट हुक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने कोस्का की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नर्मदा नदी जो है कि किस सागर में गिरती है? कौन से सागर में गिरती है नर्मदा नदी? हमारा तो अरब सागर में गिरती है। इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 हमारे सामने है कि एशिया आरक्षण न होने वाला राज्य कौन सा है? अभी आपको बताएं कौन से राज्य, कौन कौन से राज्य में नहीं होता है? तो गोवा और नागालैंड, नागालैंड और गोवा, याद रखेंगे। नागालैंड यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, नागालैंड, नागालैंड
और गोवा। यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे लाए गए हैं जो कि काफी काफी जो है कि इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, फीजन नृत्य से एक और क्वेश्चन आ गया। फीजन नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, कौन से प्रकार का नृत्य है दोस्त? तो लोक नृत्य है, याद रखेंगे, लोक नृत्य, फीजन नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन में, सोलर पावर्ड एटीएम भारत में किस उद्देश्य से शुरू किया गया था, उसका उद्देश्य बता देंगे दोस्त। ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया था? त्रिपुरा के राज्य के, याद रखें, ये तो पूछे कौन से राज्य में है तो ये भी याद रखें, त्रिपुरा। तो किस, उसका नाम भी क्या है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ठीक है, और कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? त्रिपुरा में स्टार्ट हुआ था। उसका उद्देश्य क्या था दोस्त? तो उसका उद्देश्य भी तो पता होना चाहिए। तो उसका उद्देश्य क्या था? डिजिटल डिजिटल करण भुगतान, ऊर्जा का संरक्षण, मतलब सोलर से होगा तो ऊर्जा का संरक्षण भी होगा। ग्रामीण बैंक तो है ही है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण बैंक तो है ही है वो तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि हमें बहुत थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपको भी अच्छे तरीके से सपोर्ट मिल सके। तो आपके लिए चैट बॉक्स हमेशा खुला रहेगा, आप जब भी चाहें जो भी क्वेश्चन हो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। मैं पर्सनली चैट बॉक्स देखता हूँ। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। यहाँ तक जिन्होंने भी वीडियो देखा है और जो भी देखते हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं और उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो गया होगा। मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर 30 से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटिव है थे, जो कि आपको थोड़ा सा बस चेंज करके वहाँ पे दिया गया था, जिससे कि आपका पिछला भी यहाँ पे रिकॉल कर पाए, उसको भी आप कनेक्ट कर पाए कि हाँ ऐसे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, ऐसे ही।